नमस्कार. आपल्यासोबत आहेत काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग. राहुल गांधी यांचे आक्रमक गेल्या काही काळातली भाषणं आणि पाटण्यामधली घटना याबद्दल आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, आपका स्वागत है IBN लोकमत में. कल का आपका एक ट्वीट है जो पाटना में ब्लास्ट होने के बाद, उसमें आपने ये कहा है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्लास्ट एट पाटना रेलवे ऑन द डे ऑफ मोदीज रैली. चैलेंज टू फाइंड नीतीश गवर्नमेंट कल्प्रिट. सवाल ये है कि इसमें आप क्या सुझाना चाहते हैं? ये किसने किए होंगे ऐसा? ये तो जांच का विषय है ना, तो नीतीश कुमार की पुलिस तय करेगी कि दिग्विजय सिंह तय करेगा? लेकिन बात यह है कि इससे एक प्रतीक ऐसा होने लगा है कि मोदी जी की रैली हो रही है पाटना में और उसी के दिन ये ब्लास्ट हो रहे हैं. ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप कहीं ना कहीं ये सुझाना चाहते हैं? मैंने तो एक कोइंसिडेंस की बात कही है, उसमें क्या, इसमें आप लोग जो विचार करना है करिए, लेकिन बात तो कोइंसिडेंस तो है. जिस दिन मोदी जी की रैली है उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है. तो एक मानते हैं आप कि जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, 8 ब्लास्ट हुए हैं और 4 बॉम्ब मिले हैं, कहीं ना कहीं ये बिहार गवर्नमेंट का, नीतीश कुमार का फेल्यूर है? सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही उसको कंडेम करता हूं और साथ में नीतीश कुमार जी की पुलिस और इंटेलिजेंस की ये फेल्यूर मानता हूं. आप ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट का फेल्यूर मानते हैं? निश्चित तौर पे मानता हूं. तो आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देना चाहिए? हर व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति अपने विवेक से काम करता है, तो नीतीश कुमार जी को भी अपने विवेक से काम करने दीजिए. आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले सिर्फ 24 घंटे में ही NIA ने कई जगह पर छापे मारे हैं और अभी इंडियन मुजाहिदीन की थ्योरी चल रही है, ये कहीं ना कहीं हर बार ब्लास्ट होने के बाद जल्दबाजी हो जाती है, इस तरह की थ्योरीज आगे ना? ऐसा है, NIA अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मीडिया को भी उसका इंतजार करना चाहिए. सर, इसकी पॉलिटिकल एंगल की तरफ देखते हैं. जिस तरह से कल पाटना में भीड़ थी, जिस तरह से लोग आए थे, आप मानते हैं कि मोदी के कैंपेन को कहीं ना कहीं मोमेंटम मिल रहा है? जब 18 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन और 3000 से ज्यादा बसें लगाई जाएंगी तो भी गांधी मैदान तो पूरा नहीं भरा था, आधा गांधी मैदान भरा था. गांधी मैदान अकेले उस समय भरा था जब जयप्रकाश नारायण जी की रैली हुई थी. तो इसलिए ये तो लाई हुई भीड़ थी और लाई हुई भीड़ से कोई मोमेंटम या इस प्रकार का कोई आंकलन करना उचित नहीं है. लेकिन इस तरह की भीड़ झांसी में भी हुई थी, इस तरह की भीड़ कानपुर में भी हुई थी. तो हमारी भीड़ भी सब जगह हो रही है. सोनिया जी की मीटिंग में भीड़ हो रही है, राहुल गांधी जी की मीटिंग में भीड़ हो रही है. सर, ये बात और एक है कि जिस तरह से एग्रेसिवली कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, नरेंद्र मोदी ने शहजादा करके राहुल गांधी को पुकारा, आपत्ति जताई है. क्या ऐसा है, जहां तक मेरा निजी मत है, शहजादा कहिए, शहनशाह कहिए, जो कहना है कहिए, ये कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं है. लेकिन इसी के साथ साथ मैं उनसे कहूंगा कि वे इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये तो बताएं कि इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाते इस देश के उन्नति और तरक्की में उनकी क्या विचारधारा क्या है, हम लोग जानना चाहेंगे. उन्होंने अपने बयानों में थोड़ा परिवर्तन जरूर किया है. अब वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे हैं. अब वो देवालय से पहले शौचालय की बात करने लगे हैं. अब वो कहने लगे हैं कि राम मंदिर हमारा एजेंडा में नहीं है. ये बातें वो कहने लगे हैं. तो अब उनके कहने में, कथनी और करनी में कितना अंतर है, समय बताएगा. क्योंकि अगर आप मोदी जी का कैंपेन देखेंगे तो 10 दिन का अगर कैंपेन है तो 8 दिन तक बात करेंगे, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और 2 दिन में वो कम्युनलाइज कर देते हैं. मियां मुशर्रफ, मियां कयानी, मियां अहमद पटेल, मियां फलाना. तो बात मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी के का हृदय परिवर्तन अगर हुआ है कि वो अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे हैं, गरीबी हटाओ की बात करने लगे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक मूल आधार है. अगर कांग्रेस पार्टी के मूल आधार को माननीय मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता है. लेकिन दिग्विजय जी, कम्युनलिज्म का ये जो आरोप है वो कांग्रेस के ऊपर भी लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो बात राहुल गांधी ने इंदौर में कही, बेसिकली मुजफ्फरनगर के ISI के बारे में, उसके ऊपर भी यही आरोप लगा. आपने जो बात कही है
मैं उस मीटिंग में मौजूद था जी। उनका पूरा बयान अगर आप देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि मुझे एक अफसर ने आके बताया कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर घटना हुई है, जिस प्रकार वहां मुस्लिम युवकों को प्रताड़ित किया गया है, मुस्लिम परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, इस वातावरण को भुनाने के लिए आईएसआई के कुछ लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। पहली बात, मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये एक चिंता का विषय है, और चिंता का विषय होने से हम लोगों को इस मामले में गंभीरता सोचना चाहिए कि आग लगाना आसान है, आग को बुझाना मुश्किल है। आग लगाने वाले कोई और लोग हैं, कांग्रेस की जवाबदारी है कि आग को बुझाया जाए। लेकिन दो बातें इसमें उन्होंने ऐसी कही है जिसके ऊपर आक्षेप है। पहली बात यह है कि आईएसआई के लोग यहां के कई लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चैलेंज दिया हुआ है नरेंद्र मोदी ने कि ये लोगों के नाम बताएं। क्या कांग्रेस से चैलेंज स्वीकार की? नरेंद्र मोदी जी पहले ये बताएं कि उनके कार्यकाल में जिन लोगों की फॉल्स इनकाउंटर हुए हैं, जिन मामले में 30 से ज्यादा पुलिस अफसर, उनके खास चुनिंदा चहेते अफसर जेल में बंद हैं, उनका चहेता मंत्री अमित शाह वो जमानत पर है। हम पहले उनसे ये जानना चाहते हैं, क्या वो ये बताएंगे कि उनका उसमें कितनी मंजूरी है, उनका कितना समर्थन है। सुन लीजिए, बात ये है कि ये बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंज स्वीकार नहीं करें। ये बात ये तो एक बहुत ही सेंसिटिव बात कही है। आईएसआई के लोग मुजफ्फरनगर में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो जो ये बात कह रहे हैं वो चैलेंज स्वीकारने में क्या हर्ज है? ये बात देखिए, चैलेंज स्वीकार करने वाली बात नहीं है। कुछ जो इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, वो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जब दूसरे देशों के संबंध के हमारे विषय आते हैं। जब फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पर जब ऐसे इश्यूज आते हैं जहां की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विषय है, उस पे ये चैलेंज और नाम बताने की बात नहीं होती है। बात इसमें मैं कहना चाहता हूं आपको, इस मामले का जो उन्होंने बयान है उसकी आप सेंसिटिविटी नहीं समझ रहे हैं। वो सेंसिटिविटी है कि क्या हम मुस्लिम लड़कों के मन में ये बात घर करने का अवसर दें कि उनको एक बाहर की एक एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन उनको ये हमारे खिलाफ भड़काने का वो प्रयास में सफल हो जाए। क्या ये अवसर हमको देना चाहिए? प्रश्न इस बात का है। प्रश्न ये भी है, आपने सेंसिटिविटी के बारे में बोला, लेकिन बात ये तो तय है कि सेंसिटिविटी से देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी ये बात पब्लिकली नहीं कह देनी चाहिए थी, एक बात। और दूसरी बात, एक आईबी ऑफिसर आके उनको ब्रीफिंग करता है, आईबी ऑफिसर ने आके उनको कहा, ये किस बात के लिए आईबी ऑफिसर उन्हें जाके कहते हैं? आईबी ऑफिसर कब से राहुल गांधी को ब्रीफिंग करने लगे? आप यदि इंटेलिजेंस को थोड़ी सी भी जानकारी आपके पास होगी तो इंटेलिजेंस कलेक्शन जो होता है केवल पदाधिकारियों से नहीं होता है, आम आदमियों से भी होता है। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑपोजिशन पार्टी से भी इंटेलिजेंस के लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। जो भी बात उनकी हुई है उसके बाद मुद्दा जो है वो आप मिस कर रहे हैं। मुद्दा है, क्या हम हमारे देश में ऐसी परिस्थिति बनने का अवसर दें जहां की मुस्लिम युवाओं को हमारी व्यवस्था पर भरोसा उठ जाए? क्या हम मुस्लिम युवकों को जिस प्रकार से, चाहे मक्का मस्जिद का मसला हो, चाहे मोडासा का, मालेगांव का मसला हो, जिसके अंदर निर्दोष मुस्लिम युवकों को सालों तक जेल में रहना पड़ा और उनका जीवन बर्बाद हो गया, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसा अवसर इन मुस्लिम यूथ में इस प्रकार का भावना घर ना कर जाए, ये ना हो, इसकी हमारी जवाबदारी नहीं है क्या? कि अगर एक मुस्लिम परिवार में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और उसमें उसको न्याय नहीं मिलता है, उसकी वजह से अगर उनके दिमाग में को भड़काने का अवसर अगर दूसरे हमारे देश के लोगों को मिलता है तो वो नहीं मिलना चाहिए। ये मूल भावना थी राहुल गांधी जी की भाषण की।
बात और एक है कि जिस तरह से कैंपेन राहुल गांधी जी ने भी किया हुआ है, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, एक एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है पिछले 15 दिन से। ये क्या नई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि इसके पहले इस तरह से एग्रेसिव बातें वो नहीं करते थे। इसके पहले वो फैमिली के बारे में इस तरह से नहीं बात करते थे जो उन्होंने राजस्थान में कही। उन्होंने कहा कि मेरे दादी जी की हत्या हुई, मेरे पिताजी की हुई, कल जाके मेरी भी हो सकती है। इस तरह की एग्रेसिव और इमोशनल स्पीचेस क्यों दी जा रही है? एक बात समझ लीजिए, नेहरू गांधी परिवार अकेला परिवार है जिसके देश सेवा में 4 पीढ़ियों का एक इतिहास है, जिसके 2 लोगों को इन्हीं कम्युनल फोर्सेस ने, ऐसे ही इन एंटी नेशनल फोर्सेस ने उनकी हत्या की, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। आज अगर इस देश में सबसे बड़ा किसी जीवन के ऊपर खतरा है तो वो नेहरू गांधी परिवार पर खतरा है। इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये बातें इसके पहले नहीं आ रही थी। अभी चुनाव आए तो चुनाव में इस तरह की बातें आने लगी। लोग इसलिए ये मानते हैं क्योंकि गांधी फैमिली इस देश में गांधी फैमिली के प्रति इस देश में एक निष्ठा है, आदर है। उसके बलबूते पर अभी आज इलेक्शन के सामने जाना चाहती है, ना कि यूपीए ने पिछले 10 साल में किए हुए कामों पर। हम लोगों ने 10 साल के कामों के आधार पर ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जहां तक वास्तविकताएं हैं, इतिहास है, उसको क्या नकार सकते हैं आप? नकार नहीं सकते, लेकिन ये बातें अभी आने लगी है। इसकी वजह से लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अभी इलेक्शन का जो व्यू है, इलेक्शन का जो इश्यूज है, वो बदलने की कोशिश चल रही है। ये आपकी भावना हो सकती है, लेकिन इतना मैं आपसे कहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो भी अपने भाषण में कहा है, सोच समझ के कहा है, और उसको कोई भावनात्मक रूप से उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बात नहीं की है, लेकिन अपने भावना, आखिरकार कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, जब लोगों से बात करता है, भाषण देता है, तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति करता है। तो क्या उस पर भी आप उसको रोक टोक करेंगे? बात यह है क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में आप उनके साथ थे, बिहार में साथ थे, उन्होंने पूरा बिहार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैंपेन किया, लेकिन इस तरह से एग्रेसिव नहीं थे। मैं इसलिए फिर से पूछना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस का मुद्दा हो, उसके बाद ये कैंपेन हो, एक नए राहुल गांधी लोगों के सामने आ रहे हैं एग्रेसिव। क्या ये नरेंद्र मोदी जैसे एग्रेसिव नेता सामने है, इसके लिए बनी हुई स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? लोग ऐसा मानते हैं दिग्विजय। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, और अगर राहुल गांधी जी अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए। सर, दूसरा एक सवाल यह है कि 4 राज्यों के इलेक्शन है, 5 राज्यों के इलेक्शन है, और एक सर्वे जिस तरह से आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये चारों मेजर राज्यों में सत्ता जाएगी, मतलब राजस्थान, दिल्ली में सत्ता कांग्रेस गवा सकती है और एमपी, छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी। आप क्या मानते हैं? सर्वे को मैं रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। लेकिन आपने ऐसा उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा था, और उस समय भी जितनी सीटें हमको दी थी उससे ज्यादा हमको सीटें मिली। लेकिन बात तो ये सही है कि जिस तरह से आपने सीटों का प्रेडिक्शन किया था उस तरह से नहीं मिली थी कहीं ना कहीं जगह। मैं इतना बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों की सीटें बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। बीएसपी और बीजेपी की सीटें घटी हैं, वोट परसेंटेज भी घटा है। सर, लेकिन बात यह है कि आप ये जो वेव है, लोग मान रहे हैं एंटी कांग्रेस। अच्छा, एक बात सुना दूं मैं आपको। 2009 से 2013 तक जितने चुनाव विधानसभा के हुए हैं, उसमें 4 राज्यों में भाजपा की सरकार गिरा के हमने कांग्रेस की सरकार बनाई है। केवल एक छोटे से राज्य गोवा में हमारी सरकार गई है। लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें हमने भाजपा से छीनी हैं और 90 से ज्यादा सीटें उन्होंने खोई हैं। तो इसलिए ये आपका जो आंकलन है, जो सर्वे है, आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास पैसा है तो जैसा आप सर्वे कराना चाहें करवा दूंगा आपके लिए। मैं आगे जाके ये पूछना चाहता हूं, अगर ये चारों राज्य अपने हाथ से गए तो कांग्रेस को क्या लगता है स्ट्रेटेजी में बदल करवाना पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव का नतीजा केंद्र के चुनाव पर कोई असर नहीं डालता। मेरे स्वयं के राज्य में 98 में पार्लियामेंट में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन असेंबली में मेरी सरकार बनी।
इसलिए दोनों के इश्यूज अलग अलग होते हैं। ये 2004 में भी हुआ था मध्य प्रदेश और इलेक्शन। और एक मैं मध्य प्रदेश से सेंट्रिक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था 2004 में कि अभी 10 साल आगे जाके चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी देखा जाए तो 10 साल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद क्या हम आपको मध्य प्रदेश से लोकसभा के तौर पर आने के लिए संभावना देख सकते हैं? जहां से पार्टी कहेगी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये बात तो तय है कि आप अभी चुनावी राजनीति में 2014 साल में आ रहे हैं। अगर पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ेंगे। त्रिवेदी जी, ये सवाल इसलिए है कि लोग इसलिए भी ऐसा भी मान रहे हैं और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर 2014 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद लेने का इनकार कर दिया, जिस तरह से 2004 में सोनिया जी ने किया था, तो आप इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं। क्या मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि ये सारी बातें अभी चर्चा निरर्थक है। पहले देश की जनता को अपना मत देने दीजिए। आप लोग प्रधानमंत्री पहले बना रहे हैं, चुनाव बाद में करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई प्रधानमंत्री चुनाव के पहले नहीं बनाती। पिछली बार सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को डिक्लेयर किया था क्योंकि वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सामान्य तौर पर न मुख्यमंत्री डिक्लेयर करती है न प्रधानमंत्री डिक्लेयर करती है। सवाल इसलिए हो रहा है कि कई दिनों पहले शरद पवार ने सेरेन एबन के इंटरव्यू में कहा कि ये राहुल गांधी को खुद को प्रूव करना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि कल जाके अगर 2014 के बाद राहुल जी का नाम आया तो ये सवाल अलायंस के साथ से आ जाएगा? ये सब बातें आप हाइपोथेटिकल कर रहे हैं। अगर होगा तो क्या होगा, अगर हुआ तो क्या होगा, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें पॉलिटिक्स में चलती नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि राहुल जी को आना चाहिए था इस कैबिनेट में, क्योंकि जो शरद पवार ने कहा हुआ है। बैरक ओबामा एक बार के सीनेटर जिनको कोई अनुभव नहीं था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। सरकार चलाने के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उसमें जन समर्थन होना चाहिए और देश को संभालने की काबिलियत होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आगे आएंगे? हम तो देखना चाहेंगे। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं फिर से वही मसले पर कि जिस तरह से लोग देख रहे हैं चुनाव का पूरा जो कैंपेन है वो अभी कम्युनलिज्म पे चला जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम आइडेंटिटी पे चला जा रहा है, क्या ये सही है और क्या ये जानबूझ के दोनों पार्टियों की तरफ से, भाजपा हो आपकी तरफ से हो, चल रहा है? इस देश में बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्मी देश में जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, आरएसएस करती रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता रहा है, ये इस देश के चरित्र और इसके इतिहास के विपरीत है। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। इसलिए इस देश में इस प्रकार का राजनीतिक विचारधारा जो समाज को बांटता हो, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की हो, जिस विचारधारा ने इंदिरा गांधी की हत्या की हो, ये विचारधारा इस देश में नहीं पनप सकती। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वयं अब नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर कह रहे हैं कि देवालय बाद में पहले शौचालय, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता ये होना चाहिए, फिर कह रहे हैं गरीबी हटाओ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो मार्ग कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपनाया है उस पर नरेंद्र मोदी खुद आना चाहते हैं। उनको इस बात के लिए धन्यवाद। कांग्रेस जानबूझ के सेक्युलरिज्म का मुद्दा आगे लाएगी, जिसके तौर पे ये इलेक्शन ऐसे मुद्दों पे जाए कि भ्रष्टाचार हो या फिर बैड गवर्नेंस हो, ये मुद्दे नहीं आए, ये कांग्रेस सोचती है क्या? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी हमारे कहने से तो नहीं चलते ना। जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है, भाई भाई की बात कही है, गरीबी हटाओ की बात कही है, तो इसलिए हमारे कहने से तो नहीं कहा ना। धन्यवाद दिग्विजय जी से हमसे बात करने के लिए। तर हे होते दिग्विजय सिंग ज्यांनी अत्यंत मनमोकळेपणाने उत्तर दिलेले आहेत, विशेषतः राहुल गांधी यांच्याबद्दल. धन्यवाद.